बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, अक्सर जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है तो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि काश डॉक्टर के पास आ जाते तो अच्छा होता। जी हाँ, कैंसर सहित कुछ बीमारियों के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं। बहरहाल, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें खुद से भी पूछना होगा कि क्या इस संक्रमण को अकेले सरकार नियंत्रित कर सकती है? अगर आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो जवाब ना में ही मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है और जो लोग इसके हाई रिस्क पर हैं उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यदि 2020 से अब तक कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हम देखें तो बता दें आपको कि 90% मरीज टीबी, कैंसर, किडनी, शुगर, उच्च रक्तचाप और दिल संबंधित रोग से ग्रसित रहे हैं। इसलिए आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट का ज्यादा खतरा किन्हें है। ओमिक्रॉन के हाई रिस्क पर कौन लोग हैं? कहीं आप तो नहीं हैं इस कैटेगरी में? बता दें आपको, आज इन्हीं हम सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञों से हासिल करेंगे। विषय क्या है बता देते हैं आपको। आज के कार्यक्रम का विषय है कैंसर और बीपी के मरीजों पर विशेष, वायरल को हल्के में ना लें, हो सकता है ओमिक्रॉन। यदि आप कैंसर सहित कुछ और समस्याओं का समाधान चाहते हैं, ओमिक्रॉन के बारे में आप जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, ठंड में होने वाली समस्याओं के बारे में आप कुछ जानना या फिर पूछना चाहते हैं, तो आप निसंकोच अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और बता दें आपको जरिया क्या है, हमारे टोल फ्री नंबर क्या है बता देते हैं। 1800-113060 और 1800-113061 हमारे निःशुल्क यानी कि हमारे बिल्कुल टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल करेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यानी कि 1 घंटे के दौरान आप अपने सवाल इस फोन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में देश के जाने माने विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं आपका। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आशुतोष विश्वास। बता दें आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर एवं संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं और आपसे हम समझेंगे कि ओमिक्रॉन के हाई रिस्क पर कौन हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव उपस्थित हैं। आप भी जाने माने हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर विशेषज्ञ हैं। आपसे हम कैंसर के लक्षण के अलावा ये भी समझेंगे कि कैंसर के मरीज ओमिक्रॉन से कैसे बच सकते हैं, किस प्रकार अपने इम्यून को ठीक रख सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। जी। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें, यानी कि बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करें। उससे पहले आइए देखते हैं ओमिक्रॉन के प्रति जागरूकता पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। उन्नति और निरंतर विकास की दौड़ में एक खतरनाक बीमारी है कैंसर। जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही दिल दहल उठता है और जीवन के प्रति निराशा होने लगती है। कैंसर क्या है, क्यों होता है, किसे हो सकता है, ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इन दिनों तो सबसे बड़ा सवाल है ओमिक्रॉन के प्रति जागरूकता की। जागरूकता इसलिए कि पहले कोरोना, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। जी हाँ, ओमिक्रॉन जो कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है। कोरोना की इस तीसरी लहर में आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए ही भारी पड़ सकती है।
कहीं दूसरी बीमारियों का संग कोरोना का कॉम्बिनेशन बनकर आपकी जान का खतरा ना बन जाए। ऐसे में बहुत जरूरी है उन्हें जो कैंसर, लीवर, हार्ट और बीपी के मरीज हैं, जी हाँ। और यदि बात करें कैंसर की, तो हमारे शरीर की सभी अंग के सेल्स कोशिकाओं से बने होते हैं। जरा इसे देखिए ना, कैंसर के यही सेल्स रक्त वाहिकाओं में घुसकर शरीर के अन्य भाग जैसे फेफड़े, लीवर, दिमाग, यहां तक कि पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। गौरतलब है कि कैंसर के मरीजों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जी हाँ, यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। और इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से उनमें संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा अधिक रहता है। उन्हें संक्रमण हो सकता है, और ऐसा इसलिए होता है कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर कह लीजिए रेडियोथेरेपी जैसे कुछ ऐसे उपचार हैं जो सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को, प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, सफेद रक्त कोशिकाएं जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का, हमारी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसके कारण संक्रमण से लड़ने में व्यक्ति को, मनुष्य को मदद मिलती है। इसलिए जरूरी है कि आप संक्रमण से दूर रहें, लगातार मास्क का प्रयोग करें और हाँ, अपने इम्यून सिस्टम को लगातार बनाए रखें, मजबूत करते रहें। जी हाँ, यहाँ एक बात और आपको बता दें कि जिन्हें अब तक न तो कोरोना का संक्रमण हुआ है और न ही जिन्हें अब तक वैक्सीन लगी है, वो लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के हाई रिस्क में हो सकते हैं। इसलिए जागरूकता का सच तो बस यही कहता है कि बीमारी कोई भी क्यों न हो, इंसान को तन, मन, धन तीरों से तोड़ देती है और फिर एक खालीपन छोड़ देती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। सचमुच जागरूकता का सच कहता ही है कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, इंसान को तन, मन, धन तीनों से तोड़ देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी पहले से ही सतर्क रहें, भरपूर सावधानियां बरतें ताकि हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सके। आइए हमारे कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि आपके कॉल्स का भी हम इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको दे दी गई है। आपको बस अपने फोन से टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे साझा करने हैं। आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विश्वास, आपके पास आना चाहेंगे। 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, 21 में हमने डेल्टा देखा, 22 में अब प्रकोप देख रहे हैं ओमिक्रॉन का। क्या कहना चाहेंगे आप इन पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन तो अभी ख़त्म नहीं होने वाला है जी, और मेरे को लगता है और ये इसके साथ हमें जीना सीखना चाहिए जी, और कैसे जीना है ये हमें अभी तैयार करना है। और जैसे डेल्टा वेरिएंट हमने देखा है, नज़दीक से देखा है कि कैसे लोग सफ़र, कैसे मोर्टेलिटी, सीवियरिटी और हॉस्पिटल में बेड स्कैरसिटी, ऑक्सीजन जो कमी, ये सारे हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। अब ओमिक्रॉन थोड़ा सा अलग है जी। अभी जो एक महीने से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन इतनी सीवियरिटी नहीं है। हॉस्पिटल एडमिशन, इतना लोग हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। और जैसे ऑक्सीजन, जैसे हमें लास्ट टाइम देखा जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ही नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, और बहुत सारे जैसे बता नहीं सकते इतनी रियली सी हमने जो स्टेज देखा है हॉस्पिटल में लोगों को मरते हुए, तड़पते हुए। तो इस बार इस टाइप का नहीं है। ये एक मैं कहूँगा कि रिलीफ है, माहौल थोड़ा अलग है। खतरा हम कह सकते हैं कि उसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन खतरा बरकरार है। ऐसे में लोगों को ये नहीं करना है कि अरे माइल्ड से सिम्टम है तो हम बिल्कुल इग्नोर ही कर दें, इसे नजरअंदाज ही कर दें। इसको भी हमें गंभीरता से लेना है। क्यों डॉक्टर राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सभी दर्शकों को लक्षण इसके इतने गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं, किसी किसी को एसिम्प्टोमेटिक भी हो रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे आप सभी को जो भी देख रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये बात समझिए कि वायरस कहीं नहीं जाने वाला। वायरस हर साल अपना स्वरूप और प्रारूप बदल के आएगा।
उसका काम है बदलना। उसके अनुसार हम अपने जीवन को कैसे ढालते हैं ये समझना आवश्यक है। साइबेरिया में -80 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहां लोग रहते हैं। रेगिस्तान में लोग रहते हैं 40, 45, 50 डिग्री पे। तो कोविड के साथ जीना सीख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को समझ में आता है कि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है जी। और साथ में अपने सिम्टम्स माइल्ड करा रहा है, पर ये माइल्ड उन लोगों में करा रहा है जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, जो टीकाकरण, जिनको दोनों टीके लग चुके हैं, जो यंग अवस्था में है, और उनमें ये ठीक है सिम्टम कम करा रहा है। बट जो लोग बूढ़े हैं, जिनको टीके नहीं लगे हुए, जिनको कैंसर हुआ है, जिनमें टीके का प्रभाव नहीं हुआ, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें ये घातक साबित हो रहा है। रोज देखिए 40-45 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और हमारा टारगेट ये है कि एक भी आदमी, एक भी पुरुष, एक भी महिला, एक भी बच्चा कोविड से अपना जान नहीं गवाए। बिल्कुल। तो इसके लिए बचाव है, टीकाकरण अपना काम कर रहा है। टीकाकरण आपको सीवियर बीमारी से बचाता है। दोस्तों, जितने लोगों के मन में ये विचार आता है कि टीके के बाद भी कोविड हो गया, कि टीके के बाद भी अगर कोविड हुआ है तो आप जिंदा हैं, अगर टीका नहीं होता तो कोविड अपने साथ आपको ले जाता। बिल्कुल। तो कोविड से बचने के लिए मास्क पहनना आवश्यक है, और कोविड के लक्षणों को गंभीर ना होने के लिए टीकाकरण करवाना आवश्यक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब ने कही है। विशेषज्ञ आपको लगातार कह रहे हैं कि आपको बचाव यहाँ पर करना है। अब हमें सीखना होगा इसके साथ जीना। एकदम से अगर ये हम सोचें खत्म हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में हमें इसके साथ रहना है, बचाव के साथ रहना है, और टीकाकरण तो करवाना ही है। अभी भी कई लोगों के मन में टीकाकरण को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं, उसके बारे में भी हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से नंद स्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं। जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, हम तो इंसान हैं, डॉक्टर तो भगवान होते हैं, और कोरोना वायरस बहुत बड़ा शैतान है। जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, इससे तो हम बहुत हैरान हैं। तो हमें कोरोना से बचने के लिए जो नई नई बीमारियां आदमियों में हैं, इनको बचाने के लिए हमें किस हिसाब से चलना चाहिए, जिससे कोरोना उनसे न होने पाए और उन बीमारियों से हम बचा सकें उन लोगों को। बिल्कुल, कोरोना ही नहीं बल्कि कई और बीमारियां भी यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं समय समय पर, हम कहें तो। ऐसे में किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए? डॉक्टर विश्वास, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कॉलर को? देखिए, अभी इसमें जो अभी चर्चा कर रहे थे कि हाई रिस्क ग्रुप जो है और जो हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है, ये आपको देखना है। जो हाई रिस्क ग्रुप में है उनको थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है वो सीरियसली लेना होगा, क्योंकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कोरोना जो है, ओमिक्रॉन है, इसके बाद और भी वेरिएंट जो भी हो आएगा। तो लाइफस्टाइल चेंज करना है। जो कोमॉर्बिडिटी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, हार्ट डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी और क्रोनिक लिवर, किडनी और लंग डिजीज, इन लोगों में जो पहले से ही एक बीमारी में जूझ रहे हैं और ऊपर से कोरोना का सेकेंड अटैक अगर हो जाए तो कैसे करेंगे? तो इसमें ध्यान देना जरूरी है कि लाइफस्टाइल चेंज करें, और जो कोविड जो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन लोगों में थोड़ा सा और भी सख्त से पालन करना है। ये नहीं कि जनरल लोग सबको ही तो कर ही रहे हैं, बट ये जो हाई रिस्क ग्रुप है इन लोगों। और दूसरी बात है कि जो इन लोगों में बीमारी से लड़ने का क्षमता कम होती है, क्योंकि इम्यूनिटी कम है, डिफेंसिव मैकेनिज्म वीक है। तो इस टाइम, इस सिचुएशन में हमें कैसे इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ाना है, वो भी ध्यान देना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें और खान पान में ध्यान दें, बैलेंस डाइट और स्लीप, एडिक्वेट स्लीप ले। ये तीन है। और जो एक हम तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है, प्राइमरी प्रिवेंशन में ये कहना चाहूंगा, जो हम कोरोना से संक्रमित होने के लिए क्या हम प्रिवेंशन जो ये स्ट्रैटेजी पालन करते हैं, जो प्रोटोकॉल देखते हैं। एक तो मास्क यूज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशन है। कोरोना से बचने के लिए हम इसको देखते हैं। मगर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है कि एक बार आपको संक्रमित अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, कैसे प्रोफाइलैक्सिस आप क्या करेंगे ताकि ये आपके अंदर ये सीरियस ना हो, ये ना बढ़े। क्योंकि अगर हम आज अगर कोई संक्रमित व्यक्ति से हम संपर्क में आ जाते हैं तो आज ही हमें
सिम्टम्स लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जी। ये 3-4 दिन के बाद ही होता है सिम्टम। तो 3-4 दिन जो आपको मिलता है टाइम, ये आप क्या करना चाहिए? हमें तो अब हमें सोचना है, हर कोई व्यक्ति जो संक्रमित होते ही हैं, और ये ओमिक्रॉन में मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 100% संक्रमित है, बट ये 70-80% जो है इन लोगों में लक्षण दिखाई नहीं देते, और 15-20% जो है लक्षण। भाई जो हम बात कर रहे थे एसिम्प्टोमेटिक, यहाँ पर भी लक्षण हो रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को जो अगर हमें सोचना है कि हम संक्रमित हो गए, तो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस हम इससे कैसे बचे कि हमें ये प्रोग्रेस ना हो, और ये हम और किसी को हम इसको ना संक्रमित कर। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जैसे हमें एक ही जो रूट ऑफ एंट्री वायरस है, मैं कहना चाहूंगा ये रेस्पिरेटरी जो गला और नाक के अंदर से ही, माध्यम से ही अंदर शरीर में प्रवेश करता है। अगर हम ये रूट ऑफ एंट्री अगर हम हाइजीन मेंटेन करें, और जैसे थ्रोट इरिगेशन, नजल इरिगेशन, इसको अगर हम जहां पे वायरस पनपते हैं, जैसे ग्रोथ होता है कि थ्रोट और नोज, वो अगर हम क्लीन रखें, उसको इरिगेशन रेगुलर करें, गार्गल करें, और उसको हम डिफरेंट तरीका से हमको इरिगेशन एक है वॉश करें, तो नेचुरली वायरल लोड जो है जहां पे पनपते हैं वो कम हो जाएगा, और सीवियरिटी कम होगी, और ये ट्रांसमिशन रेट भी कम हो जाएगा। तो हम इसको सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस, तो हमें ये सारी ही सावधानियां यहाँ पर बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको यहाँ से जागरूक ही कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, पंजाब से हमारे साथ राज गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब मैं ना 2 वैक्सीन करा दी पहले जी, ते बूस्टर डोज भी लगा चुका जी मैं। बूस्टर डोज भी लगवा ली है आपने? हाँ जी, ते कोरोना पॉजिटिव फिर आ गया मैंने, फिर पॉजिटिव आ गया है। देखिए डॉक्टर राहुल क्या कहेंगे, लोगों के मन में ये सवाल है कि एक बार मुझे हो गया दोबारा नहीं होगा, बूस्टर भी लगवा लिया फिर भी पॉजिटिव है, क्या कहना चाहिए? सलाह आपके सामने मैं बैठा हूं, हर वेव में कोरोना हुआ, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। सबसे पहले जनवरी 16 को टीका लगवाया, फिर दूसरा टीका लगवा लिया, उसके बाद पहले दिन बूस्टर लगवाया, उसके बाद भी कोविड हो गया। तो कोविड का टीका कहीं ये नहीं बोलता दर्शकों कि कोविड नहीं होगा जी। कोविड का टीका ये लिखवा के लाया है कि टीका लगवाने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अस्पताल नहीं जाएंगे, अस्पताल में मोटा बिल नहीं बनेगा, और साथ में आपकी मृत्यु नहीं होगी। कोविड के टीके ने कहीं ये नहीं कहा कि कोविड नहीं होगा। हर साल इन्फ्लुएंजा आता है, लोगों को होता है और टीका लगता है जी। एक ही चीज सुयोजित तरीके से ये बताती है कि कोविड नहीं होगा, वो है मास्क। मेरे घर में मुझे हुआ, मेरे बेटे को हुआ, पर मेरी वाइफ को नहीं हुआ, क्योंकि वो मास्क पहनती है, हम मास्क नहीं पहनते जी। तो क्या पता चला इस स्टडी से कि जो मास्क पहन के रखता है, केयर गिवर है, उसको कोविड नहीं हुआ। मेरा दोस्त है, पीडियाट्रिशियन है, उसे तीनों वेव में एक बार भी कोविड नहीं हुआ, उसने कम से कम 150 से 200 कोविड के पेशेंट देखे होंगे जी। क्यों नहीं हुआ? मास्क। तो मास्क पहनने से कोविड बचता है, टीका लगाने से कोविड की सीवियरिटी बचती है, अस्पताल नहीं जाते, मृत्यु नहीं होती। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कोविड का टीका क्यों लगवाने के बाद भी होना है, तो उसके लिए सिंपल उत्तर ये है कि बंधु आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आप एक नॉन कोविड पेशेंट जिसकी सर्जरी होनी थी, जिसका कीमोथेरेपी लगनी थी, उसका बेड आप नहीं लेंगे, अस्पताल बंद नहीं होगा, आप अपने माँ बाप तक कोविड नहीं पहुंचाएंगे। ये कोविड के टीके के फायदे हैं, इसलिए टीका लगवाना है। तो आज भी शंका अगर किसी को है 1 साल के टीकाकरण के बाद भी, तो मेरा विनम्र निवेदन है, शंकाएं हटा दीजिए। इस प्रोग्राम को सुनते रहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि सत्य यह है कि आप जो बीमार नहीं पड़े, और आप जो फोन पे हमसे बात कर पा रहे हैं इतनी अच्छी आवाज में, इतनी सॉलिड आवाज में, वो टीके का प्रभाव है। बिल्कुल। तो अपने गांव में सबको आपको बोलना है कि टीका लगाओ, कोविड को होने दो, कोई दिक्कत नहीं, मास्क पहन के रखो, कोविड का बचाव उससे होगा।
बिल्कुल, तो मास्क पहन के रखना है, टीकाकरण तो जरूर करवाना ही है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है डॉक्टर साहब, जो सबके दिमाग में है कि एक बार मैंने लगवा लिया तो दोबारा तो मुझे नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लापरवाही बरत लेते हैं। तो ऐसे में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है आपको। ऐसी ही एक मेल भी मेरे पास यहाँ पर आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। उत्तराखंड से रमेश नौटियाल जी ने हमें ये मेल लिखी है और डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि क्या कैंसर के मरीज कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर राहुल? बिल्कुल, कैंसर के पेशेंट को देखिए, जो भी इंसान 18 साल से ऊपर, अब तो सरकार ने खैर 15 साल कर दिया 15 साल से ऊपर जो भी इंसान है जो जीवित है उसे टीकाकरण करवाना है। उसकी एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है तो कौन से प्रकार का ले रहा है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसकी एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। पर डेटा ने बिल्कुल क्लियर दिखा दिया कि जिनको पूर्व में कैंसर हुआ है और टीका लिया उनकी एंटीबॉडी ठीक बनती है, वो लोग अच्छे से कोविड से बचते हैं। दूसरा, जिनकी सर्जरी होनी है उनको भी टीका लेना है, रेडियोथेरेपी जिनको लेनी है उनको भी टीका लेना है। हाँ, जिनकी कीमोथेरेपी अभी चल रही है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर अभी हो रहा है, वो खत्म होने के बाद उनको सरकार की तरफ से प्रावधान रहेगा कि आगे चल के बूस्टर डोज लगवा लें या 0 से स्टार्ट करके दोबारा लगवा लें। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद तो ब्लड कैंसर के मरीजों में सारी वैक्सीन, भले ही वो डीपीटी की हो, न्यूमोकोकल की हो, इन्फ्लुएंजा की हो, टिटनस की हो, वो दोबारा लगाई जाती है। क्योंकि हमारी कीमोथेरेपी, जैसे आपकी फिल्म में दिखाया गया, वो सफेद रक्त कोशिकाओं को मार देती है। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, कोई शंका नहीं है। और जिसको शंका है, जब 6:30-7 बजे यहां से उठे तो शंका का निवारण करके उठे कि टीका मेरे को लगवाना है। कोई उसमें भ्रांति नहीं, कोई शंका नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। टीका हमें प्रोटेक्ट करता है, टीका कैंसर पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। और इस बार 1 महीने में अभी डेटा कलेक्ट कर रहे थे, 28 कैंसर पेशेंट को कोविड ओमिक्रॉन हुआ, जिसमें से 0 लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि सबकी सब टीकाकरण हो चुका था। जबकि डेल्टा में, सीवियर डेल्टा के साथ 66%, 66% लोगों की, कैंसर पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है, टीके के दुष्प्रभाव नहीं है, हर कैंसर पेशेंट को टीका लेना आवश्यक है। बिल्कुल, तो रमेश नौटियाल जी, आपके साथ साथ सभी हमारे दर्शकों को इस सवाल का जवाब मिल गया है कि आपको टीकाकरण करवाना ही है, चाहे कैंसर से ही ग्रसित क्यों ना हो, लेकिन टीकाकरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा ये। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। डॉक्टर विश्वास, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कोरोना के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी का माहौल चल रहा है, सर्दी का माहौल चल रहा है, तापमान गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में बहुत सारी अन्य समस्याएं भी हो जाती हैं। हृदयघात की बात करें, हमारे दिल से संबंधित बहुत सारी समस्याएं इस समय पर हो जाती हैं। ऐसे में किस तरह से हम सावधानियां बरत के अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो अभी बता रहे थे, उनको ज्यादा ध्यान देना जरूरत है। और उनको जो मेनली अभी जो ओमिक्रॉन का जो वेव चल रही है, इसमें अभी हम जैसे प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, वो तो पालन कर ही रहे होंगे, बट उसके साथ साथ जैसे अभी वैक्सीन तो 100% उसमें कोई इसमें आपको सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि नहीं लेना है। और हाई रिस्क ग्रुप जो है, जैसे अभी बताया, कैंसर, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट और कोई भी क्रोनिक डिजीज है, उन लोगों में तो 100% लेना ही है। अगर कोरोना से बचना है तो एकमात्र आपको वैक्सीन से ही बचा पाएगा, क्योंकि सीवियरिटी और जैसे मोर्टालिटी बहुत ही कम है। तो इसलिए पहले तो वैक्सीन 100% लगवाए। अगर नहीं है, ये सेकंड डोज जो तुरंत लगा लीजिए। अगर बूस्टर का उसमें है तो एलिजिबल है तो बूस्टर भी लगवाना सही रहेगा। बिल्कुल। तो अब ना वो तो एक है। सेकंड ये है कि आपका ध्यान देना है कि जैसे जो इस टाइम लोगों से मिलना जुलना कम करे जी। और जो घर में रहते हैं, जैसे जो हाई रिस्क ग्रुप लोग होते हैं और नॉन हाई रिस्क ग्रुप भी होते हैं, जो बच्चे होते हैं और यंग होते हैं, इनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका कि बाहर जब जाते हैं, ये आके घर में जो हाई रिस्क ग्रुप है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें। और उनके साथ भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ जो भी
कोरोना जो भी कोविड प्रोटोकॉल है फॉलो करे और घर के अंदर मेनली जो है ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ती है, जैसे ये हाई रिस्क ग्रुप जी। और एक मैं कहना चाहूंगा, जैसे किसी को अगर डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर कोरोना में संक्रमित हो जाते हैं जी। तो क्या करना चाहिए? अब ना ये एक है कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, सबको पता है कि माइल्ड है और हल्के में ले रहा है कि चलो ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या जरूरत है डॉक्टर से संपर्क करने का और हॉस्पिटल, चलो ये तो माइल्ड कोरोना है। बट इन लोगों के लिए माइल्ड नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। और हमने देखा है कि जब जो हाई रिस्क ग्रुप में है उन लोगों को थोड़ा सीरियस जो है ये गंभीरता जो बढ़ती है उसमें। तो अब अर्ली अगर हम पकड़ ले सीवियरिटी को, जैसे कोई भी सिम्टम्स हो, अगर आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको पकड़ ले, तो तुरंत हम अगर ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, इसमें कोई खतरा क्या है? देखिए डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है, कोरोना जब हो जाता है तो डायबिटिक अनकंट्रोल्ड हो जाता है जी। तो ब्लड शुगर उसमें मेंटेनेंस गड़बड़ा जाता है, तो इन्फेक्शन होने का सेकेंडरी ऑर्डर ज्यादा बढ़ जाता तो है। इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर पेशेंट जो है वो सीरियस स्टेज में वो तो चला जाता है। सही समय पर सही लक्षणों की पहचान और सही इलाज यहाँ पर बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको यहाँ पर सतर्कता जरूर बरतनी है। और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ आप बनाए रख सकते हैं, इस समय कोरोना से किस तरह से बचाव कर सकते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव ऑनलाइन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव ऑन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हमारी लगातार चर्चा यहाँ पर जारी है कैंसर और बीपी के पेशेंट्स को और अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं उससे ग्रसित जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से अपना बचाव करना है, ओमिक्रॉन से कैसे बचना है, टीकाकरण कितना जरूरी है। लगातार हमारे विशेषज्ञ इन्हीं विषयों पर जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है, किसी समस्या का सामना आप कर रहे हैं, तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में के 2 बड़े विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर राहुल का यहां पर रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो कैंसर होगा ही नहीं। ऐसे में आप क्या यहाँ पर सलाह देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे हमारे शरीर में परिवर्तन हो सकते हैं या लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास दिखाना ही है? देखिए दोस्तों, कैंसर किसी को भी हो सकता है जी। हम तीनों लोग बैठे हैं इस स्टूडियो में, जितने लोग बैठे हैं किसी को भी चांस एलिमेंट से कैंसर हो सकता है जी। द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर ना होने का एक ही तरीका है कि हम जन्म ना लेते जी। जन्म तो ले लिया। तो अगर हम ये जानते हैं कुछ कैंसर जिसमें तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर, 2 कैंसर ऐसे हैं जिनको हम अगर गुटखा तंबाकू खाना बंद कर दे तो बचा सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन लगा ले तो 2 कैंसर ऐसे हैं जिनको हम बचा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, होने से अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं जी। बाकी कैंसरों के लिए शोध चल रही है पिछले 50 साल से कि किसको होगा किसको नहीं होगा। मैनकाइंड आगे बढ़ा है पर इस लेवल तक नहीं बढ़ा कि वो जन्म पत्री की तरह ये देख के बता दे कि किसके कैंसर होगा और किसको नहीं होगा जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, क्या जरूरत क्या है,
रूरल इंडिया में टाउन बी में ये जानना और ये बात पहुंचाना कि आज की तारीख 2022 में ना कैंसर जानलेवा है, ना कीमोथेरेपी दुष्प्रभाव ज्यादा करती है, ना वो महंगी है, ना ब्लड कैंसर मृत्यु का संदेश है। आज की तारीख में 70% को हम लोगों को बचा सकते हैं। जरूरत है आपकी जागरूकता की और इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब ये है आपको वजन कम हो रहा है, खांसी हो रही है 3 हफ्ते से ज्यादा, बुखार आता है रोज शाम को, रात में पसीने आते हैं, गर्मी हो सर्दी हो आपको रात को पसीने आ रहे हैं, आपको गांठें निकल रही हैं शरीर में जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि शायद किसी और वजह से होगी, हम टॉलरेट करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों आज भी आप मानेंगे नहीं, देश में 70% लोग स्टेज 4 कैंसर पे आते हैं, जिनको अगर हम जल्द से जल्द पकड़ लेते तो शायद 80-90% लोग ठीक हो जाते। तो जैसे मैंने आपको कहा, बुखार आना, वजन कम होना, रात में पसीना आना, पेट में तिल्ली का बढ़ जाना, अत्यधिक कमजोरी लगना, शरीर में किडनी का फेल कर जाना, बैक में दर्द होना, हड्डी टूट जाना बिना किसी कारणवश, ये ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और अगर आप इतना ध्यान नहीं रख सकते तो शरीर में कोई भी गांठ हो, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने डॉक्टर के पास जाके उसकी बायोप्सी या एफएनएसी कराएं। क्योंकि गांव में अदिति जी आज भी बहुत लोग बायोप्सी से डरते हैं और सोचते हैं कि बायोप्सी कराई तो कैंसर फैल जाएगा। नहीं दोस्तों, बिना बायोप्सी के कोई कैंसर नहीं बताया जा सकता। सारे कैंसर एक जैसे नहीं होते, 250 प्रकार के कैंसर हैं, सबकी चाल ढाल रंग रूप अलग अलग है। अब देखिए CML एक कैंसर है जिसमें ओरल गोली खा के आदमी 65 साल तक जी सकता है। दोस्तों कभी आपने सोचा था ना बाल गिरेंगे ना उल्टी होगी और डायबिटीज की तरह एक गोली खानी पड़ेगी? तो अपनी तरफ से सरकार, अपनी तरफ से साइंस, अपनी तरफ से डॉक्टर कार्यरत है, बट अब जरूरत है आपको ये किसान स्वस्थ कार्यक्रम सुन के अपने सिम्टमों को, लक्षणों को डॉक्टर से चर्चा करके जल्द से जल्द डायग्नोसिस की। क्योंकि दोस्तों कैंसर हुआ भी है तो हम आपको बचा सकते हैं, बचाया जा सकता है। बिल्कुल, दवाई है, इलाज संभव है यहां पर, लेकिन उसके लिए सही समय पर हमें सतर्क होने की जरूरत है, सही समय पर डॉक्टर का रुख करने की जरूरत है। और हमारे विशेषज्ञ से इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, चौहाराम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ठीक है मैडम, आप अपना सवाल पूछिए। ठीक, नमस्ते मैडम। अपना सवाल पूछिए आप। मैडम मेरा सवाल ये है कि जैसे दोनों डोज लग चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है दोनों बार जी, तो बूस्टर भी लगवाना जरूरी है क्या? बिल्कुल, देखिए ये भी सवाल मन में है। डॉक्टर विश्वास क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर राहुल ने बोला, बताया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में आशंकाएं यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, आपको जरूर लगवाना है और ये आंख बंद करके आप लगवाइए। अगर आपका जो भी कैटेगरी में अगर है, आपका 60+ है, तो जरूर, जो भी आपको, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, आप ब्लाइंडली आप वैक्सीन बूस्टर जरूर लगवाइए। बिल्कुल, बूस्टर लगवाना बहुत जरूरी है। छोटू राम जी की आवाज सुन के लग रहा था कि वो तो 25-30 साल की उम्र के हैं जी। तो अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो लगवा लीजिए। बट अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो शायद अभी आपको अपने बूस्टर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वो प्रोटेक्शन डोज की आपकी बारी आएगी और आप जिस प्रकार से अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद कोरोना होने के बाद भी ज्यादा सिम्टम नहीं आएंगे। स्वस्थ बने रहिए, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको विस्तार से आपके सवाल का जवाब दे दिया है। बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ गई है सुल्तानपुर से, जगन्नाथ खुशवाहा जी की ये मेल है और इन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे की ओरल कैंसर से मृत्यु हो गई, अब बहू के गले में गिट्टी निकल आई है, क्या ये कैंसर हो सकता है? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कोई भी चीज सस्पिशन आप मान के चलिए वो कैंसर हो सकता है जी। आप उसकी बायोप्सी कराइए और बायोप्सी अगर नेगेटिव आती है
तो आराम से चैन की नींद सोइए। उसको कारपेट के नीचे, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग अंडर द कारपेट, मत करिए कि मुझे नहीं हो सकता। हाँ। दोस्तों, किसी को भी हो सकता है, और घबराना किस चीज का है? जब आज की तारीख में सरकार अपने को आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा रही है, दवाइयां सस्ती हो गई हैं, सरकार आपको कैंसर के लिए इलाज के लिए भत्ता दे रही है, तो डर किस बात का, भय किस बात का? घर से निकलिए, कैंसर को हराइए। हमने कोरोना को हराया है इस देश में। आपने अमेरिका की हालत देखिए, मैं और डॉक्टर विश्वास बैठे हैं, इस वेव ने हमने अमेरिका को, यूको को पिछाड़ दिया। वहां 10-10 लाख केस आते थे रोज, यहां 2-2.5 लाख 3 लाख, क्योंकि आप जागरूक हुए। हर चैनल ने, हर मीडिया कर्मी ने आपको जागरूक किया, आपको राजनेताओं ने जागरूक किया। अब जरूरत है कैंसर के प्रति जागरूकता लाने की, क्योंकि हमने कोरोना को हराया है, कोरोना के साथ में इस बार कैंसर को भी हराएंगे। बिल्कुल, तो हमें सबको मिलकर इसको हराना है और इसके प्रति जागरूक होना है। यही एक बहुत बड़ा हमारा कदम हो सकता है और हमें जागरूक होकर ही दिखाना है, तभी तो हम कैंसर को भी हरा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर विश्वास, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार हमारे जो कॉलर्स भी पूछ रहे हैं कि बूस्टर डोज लगवानी है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, तो ऐसे में मैं आपसे चाहूंगी कि ओमिक्रॉन के जितने भी लक्षण हैं, क्योंकि लोग अक्सर नजरअंदाज कर ही रहे हैं, तो ऐसे में उनको आप बता दें कि क्या क्या लक्षण हैं जिससे आपको पहचान कर लेनी है कि जी आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार का जो है ओमिक्रॉन का लक्षण ये इतनी सीवियर नहीं है। नहीं जैसे है, हाँ, तो क्या माइल्ड सिम्टम्स क्या क्या है? एक तो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जैसे बुखार होना और खांसी। बुखार जैसे माइल्ड और इतनी सीवियर हाई ग्रेड फीवर नहीं है, बट हमने देखा है कुछ कुछ लोगों में हाई ग्रेड फीवर होते हैं जी। तो इसमें माइल्ड बुखार है। और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एक है जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हम बोलते हैं, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये दो है। इसमें इस बार जो ओमिक्रॉन में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स ज्यादा पाया गया है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डेल्टा में था, जिसमें बहुत ही जो सीरियस जो था वो था आपको रेस्पिरेटरी फेल्योर, ARDS, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ रही थी। तो वो अब सिम्टम्स नहीं है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। बलगम कम, अगर बलगम ज्यादा आ रही है खांसी के साथ, हमें सोचना होगा कि ये धीरे धीरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैल रहा है। और सेकेंड थिंग हमें देखना है कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी ये ओमिक्रॉन वायरस के साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, और जिसके लिए जो बीमारी और सीरियस हो जाती है। तो हमें वो भी ध्यान देना है कि खांसी का जो है परसिस्टेंट काफ, प्रोडक्टिव काफ, ये और ब्रेथलेसनेस, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन, क्योंकि जो क्रोनिक जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, बहुत लोगों को देखा गया है कि COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, इन लोगों का अगर होता है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और सीवियरिटी बढ़ने की खतरा बढ़ जाती है। तो उन लोगों को खास करके ध्यान रखना है। और जैसे बॉडी एक माइल्जिया, जैसे हम बोलते हैं, जैसे अर्थरल्जिया, माइल्जिया, ये भी इस बार का सिम्टम्स है जी। तो ये तमाम तरह के सिम्टम्स हैं जो हमें अब बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि अरे ठीक हो जाएंगे, कोरोना नहीं है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। कॉलर जुड़ गया हमारे साथ राजस्थान से ज्वाला प्रसाद जी, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, दोनों वैक्सीन लग गई है मैडम मेरे को, उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे अब एक तो थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, और एक याददाश्त कमजोर हो रही है मेरी। याददाश्त भी कमजोर हो रही है। कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? 50 साल है। 50 वर्ष है। डॉक्टर राहुल, क्या कहना चाहेंगे आप? इनको समस्या हो रही है कुछ? ज्वाला प्रसाद जी, एक तो समस्या ये है कि आपकी अगर मेमोरी कमज़ोर हो रही है तो आपको एक विटामिन B12, विटामिन D3 और एनीमिया का चेकअप कराना आवश्यक है। आज तक की वैक्सीन के साथ में कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव नहीं देखा गया जिससे मेमोरी कमजोर होती हो। देखिए दर्शकों, एक बात समझना जरूरी है, नॉर्मल बीमारियां होती रहेंगी, हार्ट अटैक होता रहेगा, स्ट्रोक होता रहेगा, किडनी की परेशानियां होती रहेंगी, बट उसका सारा कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। ये बात समझिए। कोविड की वैक्सीन के साथ में जो दुष्प्रभाव अगर हुए भी हैं तो पहले दिन बुखार होना, शरीर में दर्द होना,
और कई लोगों को क्लॉटिंग हो जाना। इसके अलावा बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। कोविड वैक्सीन सेफ है। तो ज्वाला प्रसाद जी, मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि वेलनेस सेंटर पे जाके अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराइए। उसमें शुगर भी हो सकती है, उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि आज भी टाउन बी और टाउन सी सिटीज में हमें ब्लड प्रेशर ये शायद नहीं याद रह पाता कि 120/80 नॉर्मल होता है, 150-100 को हम नॉर्मल मानते हैं। तो बात ये समझना आवश्यक है, 110 से ज्यादा अगर शुगर है तो वो ज्यादा कहलाती है। हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम है महिलाओं में और 13 से कम है पुरुषों में तो वो कम होता है। उसकी वजह से भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी मेमोरी पे असर पड़ सकता है। तो अपना चेकअप कराइए। मेरा आग्रह सब लोगों से ये है, वैक्सीन से परेशानियां नहीं है, वैक्सीन सेफ है। इसीलिए बच्चों की वैक्सीन भी आप अभी इस समय अप्रूवल दिया गया है। तो दुनिया में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी वैक्सीन से नहीं हो सकती। अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और ज्वाला प्रसाद जी, मेरा पूरा विश्वास है कि 2 हफ्ते बाद जब अपन आपसे कभी दोबारा बात होगी तो आप नॉर्मल हो चुके होंगे, क्योंकि शायद हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपकी जो आशंका थी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दी है, दूर कर दी है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है, ऐसे में जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर कीमोथेरेपी चल रही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, बहुत ही सिंपल है। आपका बचाव जो है वो आपके स्वयं के हाथ में है। वो है मास्क जी। डॉक्टर विश्वास ने ये बताया कि सिम्टम माइल्ड हैं जी, पर डॉक्टर विश्वास ने ये नहीं कहा कि माइल्ड सिम्टम होते हुए अपने मास्क को फेंक दीजिए। बिल्कुल, मास्क आपके साथ रहेगा दोस्तों। और मास्क के खुद के फायदे हैं। जब आप क्राउडेड स्पेस में, ठीक है आप अकेले हैं, सिक्योर्ड है, मत पहनिए। जब आप क्राउडेड स्पेस में हैं, जो क्लोज डोर है, वहां पे वायरस तेजी से फैलता है, टीबी भी तेजी से फैलती है, इन्फ्लुएंजा भी तेजी से फैलता है, तब आप मास्क लगा सकते हैं। तो मास्क आपने आधारभूत तरीके से अपने सिस्टम, बॉडी का सिस्टम बना लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम ठंड में रहना सीखते हैं उसी प्रकार से कोविड के साथ हमने नई चीज सिखाई है, जिसने मास्क आपको दिया है। और मास्क हमारी 5000 साल पुरानी देन है, हमारी खुद की देन है। आयुर्वेद कहता है अगर आप मास्क पहन के रखते हैं तो आप अपने बीमारियों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आप बिना बेखौफ हुए मास्क पहन के अपने कीमोथेरेपी सेंटर में जाइए, क्योंकि 2 प्रकार से कोविड अफेक्ट करता है आदित्य जी। एक खुद कोविड अफेक्ट करता है और दूसरा कोविड के भय की वजह से जो कीमोथेरेपी डिले होती है, सर्जरी डिले होती है, उस दौरान, उस अंतरकाल में कैंसर के सेल रुकना बंद नहीं होते। दोस्तों, कोविड अगर आज 22 तारीख को हुआ और मैं कहूं कीमोथेरेपी में 30 तारीख को लूंगा, तो वो सेल 3 गुने ज्यादा हो चुके होंगे। तो अपना मास्क पहनिए, अपने सेंटर को क्लीन रखिए, हाथ धोते रहिए और आगे बढ़ के कीमोथेरेपी लीजिए। तो दोनों ही प्रकार से आप बच पाएंगे, क्योंकि मास्क पहनने के बाद आपको कोविड से असर नहीं होगा और कोविड काल में कीमोथेरेपी लगते हुए आप कैंसर को हरा पाएंगे। यही मेरा आग्रह है कैंसर पेशेंटों से, अपना ट्रीटमेंट डिले मत करिए। दूसरा, मास्क पहन के रखिए, भले ही घर में हो, भले ही घर में 4 लोगों की जगह हो और एक ही कमरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मास्क पहन के रखिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके तीनों घर वालों को हो जाए, और अगर आप मास्क पहन के बैठे हैं तो आपको ओमिक्रॉन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने स्वयं अपने घर में इस बात को परखा है। बिल्कुल। तो देखिए, मास्क पहनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, और बचाव ही कहते हैं ना बेहतर होता है इलाज से। तो ऐसे में यही बचाव का बहुत अच्छा तरीका है। बढ़ते हैं आगे। एक मेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है, कानपुर से मनोज दुबे जी ने हमें ये मेल भेजी है और ये लिखते हैं कि मैं 61 वर्ष का हूँ, प्रोस्टेट कैंसर का डर सता रहा है, कैसे कंफर्म कर सकता हूँ? क्या कहेंगे डॉक्टर राहुल आप इनको? प्रोस्टेट कैंसर के लिए सिंपल है, एक PSA नामक टेस्ट होता है, पर PSA इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है। प्रोस्टेट के अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। एक वो आपको ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करेगा, उसके बाद अगर वो नहीं होता तो MRI करेगा। उस MRI के बाद अगर उसमें गांठें दिखती हैं या सस्पिशियस एरिया दिखता है तो वो बायोप्सी करेगा और बायोप्सी की रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। तो PSA से स्टार्ट होके PSA याद रख लीजिए, PSA करवाइए, यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, एग्जामिनेशन करवाइए, और अगर उसमें कुछ गांठें दिखती हैं या हार्ड मास दिखता है तो उसकी बायोप्सी होगी। बायोप्सी से ना घबराइए। जितने भी दर्शक आदि सुन रहे हैं, मेरा निवेदन यही है, कैंसर में कौन से प्रकार का कैंसर है 250 में से बायोप्सी बता सकती है। बायोप्सी से ना घबराइए।
बायोप्सी आपको बताएगी कि कौन से प्रकार का कैंसर है, कौन सा उसका चाल है, ढाल है, रंग रूप है और कौन सी दवाई लगनी है। क्योंकि गांव में अभी भी लोगों को लगता है कि अगर उस जगह पे चीरा लग गया या टीका लगा दिया या इंजेक्शन लगा दिया या सर्जरी कर दी या बायोप्सी ले ली तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सिर्फ धारणा है, इसका कोई तथ्य नहीं है। बिल्कुल, तो इस धारणा को देखिए यहाँ पे दूर कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर इलाज करवाना है। पहले आप जाइए तो डॉक्टर के पास, अपने मन में ही यहाँ पर सोच मत रखिए, उसको थोड़ा सा बदलिए, तभी तो आप सही समय पर इलाज करवा पाएंगे और अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित बना पाएंगे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर डॉक्टर विश्वास का रुख करना चाहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर विश्वास, आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा यहाँ पर मजबूत होता है तभी हम एक बहुत बड़ा हमारा हम ये कह सकते हैं कदम है कि हम बच सकते हैं ओमिक्रॉन से, किसी भी तरह की बीमारी से। तो इम्यूनिटी सिस्टम को अपना स्ट्रांग बनाने के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, इम्यूनिटी जो है एक तो है बाय बर्थ, बाय जो एक है कि एक हमें मिलती है जो इम्यूनिटी, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स, जो कोई भी इन्फेक्शन इन जनरल है उससे हमें लड़ने की क्षमता है बॉडी में, और उसको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी इन्फेक्टिव एजेंट्स हो उसको हरा देती है बॉडी। सेकेंड है कि एक एक्वायर्ड, हम खुद ही धीरे धीरे हम जिसको एक्वायर करते हैं, तो वो जब इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन, जैसे कोरोना फर्स्ट वेव में नेचुरल इन्फेक्शन के बाद हमें इम्यूनिटी होती है, तो स्पेसिफिक वायरस के साथ लड़ने का जो क्षमता है वो एंटीबॉडी बनती है बॉडी। तो उसमें वो आपको फिर सेकेंड टाइम जब होती है इन्फेक्शन, वो भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। तो इस टाइप का आपको एंटीबॉडी एक तो है, तो धीरे धीरे हार्ड इम्यूनिटी, मतलब एक जो पॉपुलेशन में एक टाइप का इम्यूनिटी बढ़ती है एक स्पेसिफिक रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता बढ़ती है, तो वो एक हार्ड इम्यूनिटी हो जाती है। तो हम लोगों में अब देखा गया, मेरे को लगता है कि अब 80-90% लोग जो है वो हार्ड इम्यूनिटी कोरोना के अगेंस्ट में वो ऑलरेडी इम्यूनिटी हो चुकी है। बिल्कुल, और किस तरह से बढ़ा सकते हैं आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश से कैलाश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरी फिलहाल की उसको अप्लास्टिक एनीमिया हो चुका है, उसका इलाज चल रहा है एम्स में, और इस बीच उनको 3 बार ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है जी, SNHL भी है उनको राइट ईयर में, और अभी भी उनके MRI में ब्रेन में हेमाटोसिस है, खून का धब्बे दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैं उनको टीका लगा सकता हूं? जी डॉक्टर भार्गव, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसे शायद दिल हमारा भी दुखी होता है ए प्लास्टिक के को मरीजों को देखते हुए। मुझे याद है एम्स में फ्राइडे को 300 ए प्लास्टिक एनीमिया के मरीज देखा करते थे। आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, टीका लगाना चाहिए, हाँ टीका लगवाना चाहिए, आप आगे बढ़ के टीका लगवाइए, क्योंकि करेला नीम चढ़ा नहीं होना चाहिए। एक तो बीमारी खराब है, उसके ऊपर कोरोना अगर हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके प्रयास रथ है, मैं आपको तारीफ करना चाहूंगा कि आप उसके पीछे लगे हुए हैं ये प्लास्टिक एनीमिया को हराने के लिए। ऐसा ना हो कोरोना हमारे को इस लड़ाई में हमारे को हरा दे, तो आगे बढ़ के टीका लगवा लीजिए, कोवैक्सीन लगवा लीजिए, सेफ है, कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही में ये प्लास्टिक एनीमिया में नई दवाइयां हैं जिसके माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं, जिसमें रिवोलेड है, साइक्लोस्पोरिन है, ATG है। घबराइए मत, सरकार की नीतियां हैं जहां से आपको पैसा भी मिल सकता है, क्राउड फंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं ये प्लास्टिक एनीमिया शायद कैंसर से भी ज्यादा खराब है। इसके लिए कैंपेन चलाते हैं, तो आप जरूर YouTube वगैरह पे जाके समझिए प्लास्टिक एनीमिया को। ये प्लास्टिक एनीमिया में सही समय पे सही निर्णय के साथ में आप जीत सकते हैं। घबराइएगा मत, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर घबराना नहीं है, आप आगे बेझिझक बढ़िए और टीकाकरण जरूर करवाइए। बिल्कुल ऐसे ही हम भी आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम जल्द ही हाजिर होंगे।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कैसे आप ओमिक्रॉन से बच सकते हैं, कैंसर से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है और आपके सवालों के जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हम लगातार चर्चा कर रहे थे यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। डॉक्टर विश्वास आप हमें जानकारी दे रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोगों के मन में ये भी एक बात आती है कि एक बार मुझे कोरोना हो गया तो मैं अगले 4-6 महीने तक तो ठीक हूं, अब मुझे दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मेरी इम्यूनिटी हो गई है, अच्छी हो गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने देखा है कि एक बार कोरोना हो चुका है तो ये 6-7 मंथ जो हम 8 मंथ तक इम्यूनिटी रहती है। इसका मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, कोरोना ही होगा। बीच में आपको हो सकता है 1-2 महीना बाद भी। अब जब हम टेस्ट करेंगे नाक और गला से हमको हम वायरस जरूर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक है, बट होने के बाद जो है सीवियरिटी कम होती है क्योंकि इम्यूनिटी होती है और वैक्सीन की वजह से भी इम्यूनिटी आपको बढ़ जाती है। तो आपको जैसे डॉक्टर राहुल ने भी बताया कि पूरा सेफ है और इसमें कोई भी जो है आपको सीवियरिटी मोर्टेलिटी नहीं होती है। तो अब ना एक बात है कि इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाए जी, और इसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं है। हमें देखना होगा कि बैलेंस डाइट जी, और आपको एक्सरसाइज, और थर्ड है एडिक्वेट स्लीप। ये 3 चीजें हमने देखा है तो काफी मात्रा में आपको बॉडी को पूरा आपको जो भी जोश है, एनर्जी है, लेवल बढ़ जाती है। और सेकेंड आपको देखना है कोई बीमारी है कि आप कोई क्रोनिक बीमारी अगर उसमें है तो उसको आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी है ताकि आपका इम्यूनिटी बढ़े। और ऐसी कोई मैजिक नहीं है कि को आपको कोई इम्यूनिटी एकदम पूरा वो बढ़ जाए। तो एकदम से तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन उस पर हमें काम करना है यहाँ पर। बिल्कुल एक्सरसाइज जैसे बैलेंस डाइट और रेगुलर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, और सेकंड जो बीमारी है और उससे आप ठीक से अगर इलाज कराए, आपको इलाज आपका जो भी डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक जो प्रॉब्लम, हाई मॉर्बिडिटीज, मॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड कंडीशन का अगर कंट्रोल में रहे तो आप जो है जो बीमारी, जो दूसरी बीमारी से बच सकते हैं और कोरोना से भी अब बच सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को यहाँ पर मजबूत बनाना है और उसके लिए आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। दोनों ही विशेषज्ञों से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, सलाह लेना चाहूंगी उनसे कि क्या कहेंगे वो हमारे दर्शकों को। डॉक्टर भार्गव, आपसे ही पहले पूछेंगे, कैंसर पेशेंट्स को आप क्या कहेंगे इस सर्दी के मौसम में कोरोना से बचने के लिए? किस तरह के बचाव वो कर सकते हैं? अपने आप को किसी भी अनवांटेड बीमारी से बचा के रखना है, सर्दी से बचा के रखना है, ठंडी चीज़ों का सेवन कम करना है, मास्क पहन के रखना है। साथ ही में अपनी कैंसर कीमोथेरेपी को डिले नहीं करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण कैंसर से हारने का डिले इन कीमोथेरेपी भी है। अगर आप मास्क पहन के रखते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, बूस्टर की बारी आती है, बूस्टर लगवाते हैं, तो कोरोना आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर भार्गव ने तो अपनी सलाह दे दी। डॉक्टर विश्वास से भी हम उनकी सलाह लेना चाहेंगे। डॉक्टर विश्वास, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज, जो लिवर, किडनी, लंग एवं ओबेसिटी, ये हाई रिस्क ग्रुप, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये कैसे बचना है ये हल्के में ना ले और इसको सीरियसली ले, क्योंकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये हम इसको कैसे अर्ली पहचाने, क्योंकि इन लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप में देखा गया है सीवियरिटी और मोर्टेलिटी ये बढ़ती है। तो जल्दी इसको अर्ली पहचाने, तुरंत इसको कुछ भी हो, बीमारी का कोई भी सिम्टम्स अगर लक्षण दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ठीक से इलाज करें।
सही समय पर इलाज करें, सही समय पर पहचान करें, लक्षणों को जानें, जागरूक होएं और कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं। दोनों डोज हो गई हैं तो बूस्टर की जब भी बारी आपकी आती है वो आपको लगवानी ही है। यही सलाह है हमारे सभी विशेषज्ञों की आपके लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने जितनी अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप लाभान्वित होंगे और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे विशेषज्ञों की सलाह मानेंगे और कोविड का वैक्सीनेशन जरूर करवा लेंगे। और साथ ही साथ हम आपके आभारी भी हैं। बता दें आपको, पिछले सप्ताह बहुत सारे मेल्स भी हमारे पास आए हैं। जैसे पटना से सुमिता राय ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट हो रही है, चक्कर आने की शिकायत है, क्या कर सकती हूं मैं। राजस्थान से राखी गहलोत ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज करते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, हम जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहें, ईमेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। बुमराह की गेंदों की धार, युवा जोश, केएल राहुल की कप्तानी में क्या जीत का परचम लहराएगी टीम इंडिया? देखिए 3 एक दिवसीय मैचों का सजीव प्रसारण 19, 21 और 23 जनवरी 2022 को डीडी स्पोर्ट्स पर।